आज मैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर थोड़ी बात करने वाला हूं आपसे। ये मामला है क्या, तो इस पर चर्चा सब चैनल पर चल रही है और पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गया इस पर चर्चा चल रही है। इसकी शुरुआत एक सुसाइड हो गई, ऐसी आत्महत्या की न्यूज से हुई थी। आगे चलकर इनके पिताजी ने जो पटना में एफआईआर दर्ज किया, तब तक ये घटना मुंबई की होने के बावजूद मुंबई में एफआईआर नहीं हो रहा था। मुंबई पुलिस उस पर इंक्वायरी कर रही थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। ये लोग एक भूलते हैं, जो कोई ये सब चला रहे हैं यानी मुंबई पुलिस, तो आजकल लोग इतने बुद्धू नहीं रहे। एक क्राइम पेट्रोल नाम का प्रोग्राम चलता है सोनी टीवी पर, उसके कुछ मेरा ख्याल है 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए। तो रास्ते पर और इसके कम से कम 10-15 करोड़ लोग तो वो प्रोग्राम रोज देखते हैं। अगर इतने लोग ये पुलिस रियल स्टोरी इन्वेस्टिगेट कैसी होती है, क्राइम की स्टोरी बनती है, तो इन्वेस्टिगेशन कैसा हुआ इस पर ही एक सीरियल है वो बेस हुई है। तो करोड़ों लोग जानते हैं कि अगर एक गुनाह घटता होता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस ढंग से करती है। अब ये जो कहानियां दिखाई जाती है, वो कहानियां, उसमें अगर पुलिस को काम करना है तो कैसे करती है, पुलिस को रफा दफा करना है तो कैसे करती है, ये करोड़ों लोगों ने ये क्राइम पेट्रोल से देखा है। तो दिशा सलियन हो या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, उसमें मुंबई पुलिस जो काम कर रही थी, जिस ढंग से काम कर रही थी, वो देखकर किसी भी आम आदमी को यही लगता था कि ये रफा दफा करने की कोशिश कर रहे। अब देखिए, उसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उनसे बातें कर दी गई, जैसे कि चाय पे चर्चा चल रही है, कॉफी विद करण ऐसा कोई प्रोग्राम रियलिटी शो चालू है। इस ढंग से ये इंक्वायरी चालू थी। लेकिन जो एक्चुअली इसको इन्वेस्टिगेशन बोलते, अगर एक आदमी कुछ डाउटफुल डेथ जैसा मिला है तो पहले उसका जो जगह है उसको सील किया जाता है। तो वैसा तो हुआ नहीं, उसकी डेड बॉडी उठा के लेके गए और उधर कुछ सामान, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है क्या, उसका कुछ लेटर है क्या, तो उसका तो लेटर नहीं है, पुलिस ने बोल दिया, बाकी खत्म। लेकिन ऐसी जब घटना होती है तो आसपास का जो एरिया है, रूम है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, छोटी छोटी चीजें उठाई जाती है। तो वो तो पुलिस ने किया नहीं, तो इसलिए शक पैदा हो गया। और 40 दिन के बाद पटना में इसकी पहली एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा, वो भी एफआईआर ऐसी है कि भाई मेरे बेटे को इस लड़की ने फंसाया है, ऐसे सुशांत के पिताजी ने ये एफआईआर दर्ज किया था। तभी से लेकर मैं तब तक इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देता था, ठीक है, न्यूज पढ़ता था, ठीक है, चल रहा है। फिर जब सुशांत के पिताजी ने ये एफआईआर दर्ज किया, तब मेरी घंटी बजी कि कुछ तो गड़बड़, कुछ तो अलग हो रहा है। कि अगर इसमें एक तरीका होता है कि एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आपको यहां डर लगता है तो किसी भी पुलिस थाने में जाओ और एफआईआर दर्ज करो, वो लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसी थाने में होगी जो जुरिस्डिक्शन है। दूसरी बात है कि अगर पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है और आपको लगता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेरे बेटे की मौत हुई है, तो सुशांत के पिताजी मुंबई के किसी भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके ये मामला ठीक ढंग से
इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट से ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भी वो नहीं किया। वो तो अंतिम संस्कार होने के बाद पटना गए थे, बिहार गए थे, और वहां जब ये दर्ज हुआ वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। तब तक मीडिया भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, छोटी छोटी न्यूज आती थी, आज इसको बुलाया, महेश भट्ट को बुलाया, किसी बंसाली को बुलाया, और 10 लोगों को। सवाल ये था कि पटना में क्यों हो गए। तो ये गड़बड़ जो मामला मीडिया ट्रायल जैसा हो गया, वो पटना से लेकर हो गया। अच्छा, वो भी अगर मुंबई पुलिस को सीरियसली इस पर काम करना होता तो मुंबई पुलिस ये बोल सकती थी कि भाई ठीक है, आप पटना में ये दर्ज करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो एफआईआर जो है वो मुंबई में भेज दो, चाहिए तो आपके 2-4 अफसर यहां भेज दो, और मुंबई पुलिस और आपके अफसर मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने वो किया ही नहीं, और तब से शक बढ़ता गया कि मुंबई पुलिस या तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको रफा दफा करना चाहती। अब आपने सुना होगा कि बाद में जो बातें बाहर आने लगी कि दिशा सलियन 6-7 दिन पहले ऐसी ही एक्सीडेंटल डेथ दिखाया गया, 14वें मंजिल से गिर पड़ी और मर गई। तो इससे सुशांत सिंह डरा हुआ था और इसने कुछ किया है, तो वो भी रफा दफा हुआ था। अब दिशा सलियन जो थी, उसका जो फोन था वो उसके मरने के बाद 6-7 दिन चालू था, कोई तो कोई उस पर उसका यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था। तो उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं किया कि भाई अगर ये लड़की जिसका वो फोन है, उसका जो नंबर है, वो अगर मरी है तो इसका फोन कौन यूज कर रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने पहले से ही तय कर लिया है कि भाई ये दोनों सुसाइड है, आत्महत्या है, और इसमें कोई गड़बड़ शक की जगह ही नहीं है, यानी कि उनको शक लेना ही नहीं था, जबकि पुलिस का काम ही शक करना है। और यहां से लोगों के मन में शक की धारणा पैदा हो गई, और 40 दिन के बाद जब पटना में एफआईआर दर्ज हो गया और मुंबई पुलिस वो एफआईआर लेकर भी इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती थी, जो अफसर पटना से मुंबई पहुंचे उनको काम करने नहीं दे रही थी, उसके बाद ये कैंपेन बन गया। अब ये कैंपेन कौन क्यों बना, ये भी हमको समझ लेना चाहिए कि जब लोगों के मन में ये शक पैदा होता है कि भाई ये गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, तो लोग बोलते हैं कि अगर ये हाई प्रोफाइल केस है, एक कोई बड़ी फिल्म स्टार की मैनेजर एक्सीडेंटल डेथ से मरी है, वो कोई सुपरस्टार है, वो सुसाइड करता है, और पुलिस बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं, तब शक पैदा होता है कि लोग डरते क्यों, इतना बड़ा आदमी, इतना नाम वाला आदमी अगर इस ढंग से मरता है और या डाउटफुल डेथ है, उस पर अगर पुलिस नहीं काम करेगी तो आम आदमी के लिए, आम इंसान के लिए ये पुलिस क्या करेगी। तो जो लोग हैं, आम इंसान हैं, उनको डर लगने लगता है कि हमारी भी सुरक्षा खत्म हो गई, और वहां से ये कैंपेन शुरू हो जाता है। अच्छा, टीवी चैनल वाले जो है वो तो अपनी टीआरपी के लिए दौड़ेगी, जो सुनना है लोगों को, जो सुनना चाहते हैं, जिसमें कहानी है, और अगर वो हॉरर कहानी है, डरावनी कहानी है, तो लोगों को पसंद आती है। इसलिए जब चैनल वालों ने, कुछ चैनल वालों ने उठाया मामला जस्टिस फॉर सुशांत, तो उसको इतनी टीआरपी मिलती गई। इसका कारण पुलिस जिस ढंग से काम कर रही थी, यानी कि काम ही नहीं कर रही थी मुंबई पुलिस, उससे ये कैंपेन को बढ़ावा मिलते गया और शक बढ़ता गया। अब एक बात मैं, ये
आम हम अपने देखी हुई बात है। मैं जब इस पर सोचता हूं तो मुझे अगर कुछ खटकता है तो मैं उल्टी तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। आप एक बात देखिए कि 40 दिन के बाद और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद, सीबीआई को इसका इन्वेस्टिगेशन सौंपने के बाद जो काम हो रहा है और पहले का काम है या पहले की डिमांड और आज होने वाला काम, ये अगर हम कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो हमारे ध्यान में एक बात आती है कि मामला शुरू कहां से हुआ था। जस्टिस फॉर सुशांत। अगर सुशांत का मृत्यु जो है वो डाउटफुल डेथ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये मांग थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो वो तो मामला अलग थलग पड़ गया और बॉलीवुड में जो कचरा भरा हुआ है वो साफ करने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। और इसलिए मुझे लगता है कि मामला सुशांत की डेथ का है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रिगर है। असल में जो सेंट्रल एजेंसीज है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, ईडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करती है, सीबीआई जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर काम करती है, आईबी है जो दूसरे देशों के यहाँ हस्तक बैठे वो कुछ काम कर रहे, उन पर ध्यान रखती है। ऐसी सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो देश की सुरक्षा के बारे में काम करती रहती है, इनको इस पर काम करना ही था बॉलीवुड पर, कि बॉलीवुड में कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है, यहां कुछ आम सड़े हुए हैं, उसकी बदबू फैली हुई है, वो साफ करनी चाहिए। तो इस पर बहुत पहले से काम शुरू रहेगा और उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनी थी, लेकिन शुरुआत कहां से करें। तो वो शुरुआत मेरे ख्याल से पटना के एफआईआर से हुई और इसके लिए मैं सुशांत की मौत उसका ट्रिगर मानता हूं। अब देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया तो दूसरे दिन सीबीआई की टीम मुंबई नहीं आई, एक दिन और भी गया और आई तो फुल बड़ी टीम आई, 30-40 लोगों की टीम आई। उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट थे। ये सब बड़ी टीम इकट्ठी करने में पूरा एक दिन गया। इसका मतलब जाकर सिर्फ सुशांत का मामला हल करने की बात नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, अगर अब बारीकी से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगा था ऐसा कि भाई ये अगर बिहार और महाराष्ट्र ज्यूरिसडिक्शन का मामला होता, उतना ही होता, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन रख देती थी। लेकिन इसमें वैसा हुआ नहीं है। इसमें कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। अब इसका भी फर्क हमको समझ लेना चाहिए कि जब कोयले की खदान या 2G का मामला था तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी, लेकिन सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका मॉनिटरिंग खुद कोर्ट करती थी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। इसका मतलब ऐसा है कि एक्चुअली ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया है कि भाई इसमें जितने एंगल निकलेंगे उतने एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन करो। अब हमको समझना है कि एंगल कैसे निकलते। आपको मालूम होगा कि 12 साल पहले
महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव शहर है, वहां एक मस्जिद में बम फटा था और वो जो कांड हुआ था उसमें कुछ लोग जो एटीएस महाराष्ट्र के उन्होंने पकड़े थे, लेकिन बाद में इसमें कुछ गड़बड़ हो गई और हमारे शरद पवार साहब ने बताया कि आप एक ही धर्म के लोगों को क्यों पकड़ते हो, कुछ ढंग से इन्वेस्टिगेट करो। बाद में एटीएस का जो चीफ था, प्रमुख था, वो बदला गया। मेरा ख्याल से रघुवंशी नाम के कोई अफसर थे, उनको बदल के हेमंत करकरे साहब को वहां लाया गया और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन का तरीका ही बदल गया। वो हिंदू टेररिज्म है या नहीं, इस ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू हो गया और उसमें कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कुछ लोगों को पकड़ा गया था। अब इन्वेस्टिगेशन था मालेगांव का, मालेगांव बॉम्ब स्फोट का ये इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन उसमें कितने एंगल निकल गए, एक एक करके। मक्का मस्जिद का कुछ गड़बड़ थी, मक्का मस्जिद का जो कांड था, हाँ वो भी एक एंगल निकला है, डाल दो इनको। पुरोहित और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनको मक्का मस्जिद के मामले में हैदराबाद के उसमें भी उनको डाल दिया गया। समझौता एक्सप्रेस जिसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था और मामला कोर्ट में जा चुका था, फिर भी समझौता मामले में पुरोहित और प्रज्ञा सिंह तो डाला गया। एंगल कैसे निकलते देखो। फिर अजमेर का मामला, अजमेर के मामले में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पुरोहित को डाला गया, तो एंगल कैसे निकलते हैं। वो तो ठीक है कि वो तो महाराष्ट्र एटीएस ने किया था। अब सीबीआई के पास ये जो सन टीम का मामला गया है, उसमें कितने एंगल निकल कर आएंगे आप सोचिए, ठीक ढंग से सोचिए। तो इसमें क्या मामले आ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी डाउटफुल डेथ है, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी आहिस्ते आहिस्ते साइड में गया है और पूरा बॉलीवुड जो है वो घेरे में आ गया है कि बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, बॉलीवुड में ड्रग माफिया क्या करता है, बॉलीवुड की दुबई से लिंक क्या है, बॉलीवुड की आईएसआई से क्या लिंक है। ये सब मामले निकलते आ रहे हैं। एंगल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जितने एंगल है उस सबकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो क्या क्या मामले निकल आ रहे हैं ये आप देखिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां तक जाएगा। आपको इसके लिए एक केस और मैं बता दूं। 3-4 साल पहले शीना बोरा की केस निकली थी मुंबई में। शीना बोरा की केस निकली थी तो वो गायब थी। वैसे देखो तो वो भी मामला रफा दफा किया गया था, क्योंकि पीटर मुखर्जी का जो बेटा था उसने वर्ली पुलिस स्टेशन में मुंबई के उसके गायब होने की कंप्लेंट लिखी थी। वो उसने बोला था वो अचानक गायब हो गई और उसकी मां इंद्राणी बोल रही थी कि नहीं वो तो अमेरिका चली गई। लेकिन अगर वो अमेरिका यूएस चली गई थी तो उसका कुछ रिकॉर्ड मुंबई के इमिग्रेशन पर मिल सकता था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया। इंद्राणी बोलती है कि अमेरिका में है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती, तो मुंबई पुलिस ने या वर्ली पुलिस ने मान लिया और मामला ठंडा पड़ गया। फिर जब 4 साल पहले ये मामला निकल आया तब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। तब जाके पता चल गया कि महाराष्ट्र के मुंबई के नजदीक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल में एक कंकाल मिला था उधर के लोकल पुलिस को, तो उसने वो निकाला और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। तो मुंबई में बैठे मंत्रालय से किसी ने उसको बोल दिया कि ये बंद करो, जहां है वहां डंप कर दो, उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है।
और जब ये 4 साल पहले शीना बोरा का मामला उजागर हुआ, तब जाके जो कंकाल निकाला गया वो पहले कुछ साल पहले मिला था, लेकिन फिर दफनाया गया था। पहली बात, पीटर मुखर्जी की बेटे के कंप्लेंट पर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था वो रफा दफा कर दिया गया था। फिर रायगढ़ में अचानक एक कंकाल मिला, उसका भी इन्वेस्टिगेशन दफन कर दिया गया था। लेकिन वो दोनों मामले, शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी का मामला सामने आया, तब उजागर हुए और पता चला कि वो कंकाल शीना बोरा का ही था। बस ये इतना बोलने के बाद अभी इसकी लिंक कहां पहुंचती है देखो। वो अभी भी 4 साल हो गए, इंद्राणी तो जेल में है, पीटर मुखर्जी जेल में है। लेकिन इसी इंद्राणी मुखर्जी को बातें करते करते कहां तक ले गए, बात कहां तक पहुंची। इंद्राणी मुखर्जी की जो जबानी है उस आधार पर चिदंबरम भी पकड़े गए। चिदंबरम कुछ महीने जेल में रहकर आए, अब जामीन पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। तो मामला कहां से कहां पहुंचता है वो आप देख रहे हैं। शीना बोरा का तो मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन चिदंबरम कहां पहुंच गए। समझ रहे हैं आपका एंगल कैसे निकल आते हैं, एंगल ऐसे निकल आते। और बॉलीवुड का ये मामला जो है वो इतना आसान बिल्कुल नहीं है। 10-12 साल, 14 साल पीछे जाओ, 16 साल पीछे जाओ, गुजरात में दंगे हुए थे, आपको याद रहेगा। उसमें बड़ौदा में बेस्ट बेकरी जलाई गई थी, वो पूरी फैमिली उसमें मर गई थी। उसमें से 3 लोग बचे थे, एक तो जहीरा शेख थी, उसकी बहन कुछ सायरा थी और उसकी मां थी, वही बचे थे। और वो जब मामला उस कोर्ट में गया तब जहीरा शेख ने अपनी जबानी बदली थी, तो उसको टिस्टा सेटलवार्ड मुंबई में लेकर आई और मीडिया के पास पेश किया गया कि इसको धमकियां देकर अपनी जबानी बदलने को बताया गया। तो उसको जब मीडिया के सामने पेश किया गया, उसमें कौन था। जब जहीरा शेख को टिस्टा सेटलवार्ड ने मुंबई में मीडिया के सामने पेश किया, उसमें कौन थे। महेश भट्ट, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म निर्माता, जावेद अख्तर। अब रिया के मामले में किसका नाम आया है, महेश भट्ट। समझ रहे आप। सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर के बारे में कितना बवाल बड़ा हो गया आप तो जानते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट से जाकर एसआईटी लाई गई और अमित शाह को गुजरात में आना भी बंदी डाल दी, गुजरात में जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ महीने अमित शाह भी अंदर रखे गए थे, अब वो सब उसमें से निकल गए, छूट गए, निर्दोष छूट गए। लेकिन आज अमित शाह देश के होम मिनिस्टर है और उनके अंडर तो सीबीआई आती है। तो एंगल कहां कहां से निकल आएंगे आप जरा सोचिए। ये मामला सुशांत सिंह का हमको दिखाई देता है, वो इतना आसान मामला है नहीं। उसका ट्रिगर सुशांत सिंह जरूर है, लेकिन बॉलीवुड जो बहुत भारी लोक संख्या पर भारत के अपना प्रभुत्व दिखाता है, हम उनकी नकल करते हैं। आम आदमी आज एक फिल्म में एक ड्रेस आ जाता है, कोई हीरो पहनता है, कोई हीरोइन पहनती है, तो 6-7 महीने में वही ड्रेस मार्केट में आ जाता है, लोग पहनना शुरू करते हैं। 15-20 साल पहले जैसी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी फिल्म में शादियां दिखाई जा रही थी, आज इसी ढंग से हमारे देश में शादियां चलती है, ड्रेस वैसे होते हैं। इसका अनुकरण जो होता है जनमानस पर, बॉलीवुड का जो प्रभाव है
उसका इस्तेमाल कौन करता है देखिए आप। और इनको रोकने जाओ तो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मारा जा रहा है। तो इसलिए ये जो गंदगी बॉलीवुड में बैठी है वो देशद्रोही है, हमारे देश के खिलाफ बोलती है, हमारे संस्कृति के खिलाफ बोलती है। उनको अगर रोकना है तो उनको कहां न किसी पिंजड़े में बंद करना चाहिए था, उनको कहीं ट्रैप में पकड़ना चाहिए था। और ट्रैप पूरा का पूरा मेरा ख्याल है कि 3-4 साल से ये ट्रैप बनाया गया था, वो जाल बनाया गया था। हाँ, उसकी शुरुआत कहां से होगी, यही तो मामला था। तो उसकी शुरुआत अंदर का कुछ मिले तब से, कहां वहीं से हो सकती थी। तो इसलिए सुशांत सिंह का जो मामला सामने आया तो ये ट्रिगर हो सकता है, ऐसा शायद ध्यान में आया उसके बाद ही पटना में मामला दर्ज हुआ। अगर पटना में मामला दर्ज होता है तो जुरिस्डिक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से सीबीआई के पास आएगा, तो डायरेक्टली सीबीआई उस पर काम कर सकती है। और फिर हमको जिस ढंग से बॉलीवुड का इन्वेस्टिगेशन करना है, जितने एंगल पर करना है, उसके सब एवेन्यू खुले हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि बॉलीवुड पर शिकंजा कसना जरूरी था और इसकी तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी। आप सीएए का मामला देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का मामला था, तब जोर जोर से चिल्लाकर जनवरी फरवरी में कौन लोग रास्ते पर आए थे, शाहीन बाग में कौन पहुंचे थे। आप देखिए उनको, आप देखिए उनको, आपको दिखाई देगा कि ये सब बॉलीवुड में जो बड़े नाम वाले लोग हैं, वो उठकर उस गैंग में खड़े हो जाते हैं जो देश हित के विरोध में काम करती है। तो उनको उनकी औकात और जगह दिखाना जरूरी था। लेकिन गवर्नमेंट को अगर कुछ करना होता है तो कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। अब इसमें देखिए कि ये मामला अगर सीबीआई के पास आया है और सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो इस पर कोई बोल नहीं सकता कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, या सीबीआई या ईडी ने कुछ भी किया तो बोल देंगे, चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की राजनीति है। अब तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जो करना है वो तो हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सुशांत का जो मामला है वो अलग है और बॉलीवुड की सफाई अलग है, लेकिन उसका ट्रिगर सुशांत का मामला है। इसकी तैयारियां बहुत पहले से हो चुकी, बहुत पहले से हो चुकी। रिया चक्रवर्ती भी बिल्कुल छोटा मोहरा है उसमें, बिल्कुल छोटा मोहरा है, लेकिन शुरुआत तो छोटी मछली से होती है। छोटी मछली पकड़ो, वो लगा दो तो उसको खाने के लिए बड़ी मछली आती है। अब उसको पकड़ो और लगा दो तो उससे बड़ी मछली आ जाती है। तो ये शुरुआत है और ये मामला कुछ महीने में खत्म होने वाला नहीं है। आपको अगर ढंग से मैं समझाऊं तो क्रिकेट और बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो भारतीय जनमानस पर राज करते हैं। हम इनको इतने आइडियल मानते हैं कि उनके जैसे बनना चाहते हैं, लोगों को उसका ग्लैमर लगता है। तो क्रिकेट भी आप देखेंगे तो 20-25 साल में क्रिकेट में एक गैंग बन गई थी। ये बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स को भी कठपुतलियां बनाकर
उनके साथ खेल करते थे और खेल करते करते खिलवाड़ भी बन चुकी थी। आपको याद होगा एक बार जब पाकिस्तान के साथ मैचेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर देशव्यापी बहस छेड़ी गई थी कि राजनीति और खेल अलग है, कला और राजनीति अलग है। कहा गया था हमें। तो क्रिकेटर भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी कमाई बीसीसीआई पर निर्भर थी। तो इसी बीसीसीआई का मामला जो था उसमें शुरुआत भी बिहार से हुई थी, इत्तेफाक होगा शायद, लेकिन बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन था उसमें कुछ डिस्प्यूट पैदा हो गया और उनको बीसीसीआई मान्यता नहीं दे रही थी, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका निराकरण करने के लिए लोढ़ा कमेटी अपॉइंट की। तब जाके लोढ़ा कमेटी ने इतने मामले निकाले और आखिर में तय किया कि इसकी बीसीसीआई की सफाई होनी चाहिए। मुझे याद है एक बार दालमिया बोले थे ये इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है और बीसीसीआई स्वयंभू है, अलग है, इंडिया से आ गए, दालमिया बोले थे। कोर्ट ने वो नकार दिया और लोढ़ा कमेटी बनाई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये तय हुआ कि असल में जो क्रिकेटियर है, जो क्रिकेट का हित चाहते हैं, ऐसी एक कमेटी बनाई, उनके पास वो कारोबार सौंप दिया गया और अब सौरव गांगुली उसके प्रमुख बने बैठे जो असल में क्रिकेटर है, लेकिन जो वहां बैठकर माफियागिरी करते थे वो सबको हटा दिया। वो फिर ललित मोदी होगा, श्रीनिवासन, जो कोई है, उसी ढंग से बॉलीवुड की सफाई होने वाली है। शुरुआत बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई की थी कि हमको बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसके लिए वहां के जो थे कोई बिहार के क्रिकेट वाले वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन मामला कहां तक चला गया कि पूरी बीसीसीआई की सफाई हो गई। तो आप सोचिए, सुशांत का मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई के पास सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया है कि हर एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन करो, इसका मतलब ही है कि बॉलीवुड की सफाई होने वाली है। मामला तो सीबीआई को दिया था, लेकिन उसके पहले ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया। इस पर जो ड्रग का मामला आया तो नारकोटिक्स ब्यूरो के लोग आज हमके, ये तीसरी एजेंसी आ गई, शायद कल परसों या एक हफ्ते बाद इसमें एनआईए आ जाएगी, क्या मालूम है। इसमें कितने एंगल निकल कर आएंगे आपको पता नहीं है, और एक एक के एंगल, एक एक प्रोड्यूसर है जो इंडिया को बदनाम करने वाली ही फिल्में बनाते हैं। अब देखिए, कल वो एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो गुंजन नाम के सिनेमा के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए, ये बैन करो फिल्म, हमारे आर्म फोर्सेस एयरफोर्स को बदनाम करने वाली फिल्म है ये। सब हमारे कला प्रेमी जो है वो इंडिया को बदनाम करने पर क्यों तुले हुए। तो इनके पीछे किसका हाथ है वो ढूंढना जरूरी है, और वो काम अब शुरू हुआ है। लोढ़ा कमेटी भी 2-3 साल काम करते रही। ये भी मामला इतने आसानी से 2-4 महीने में हल होने वाला नहीं। हाँ, इसमें जो सुशांत का मामला है वो शायद कुछ महीने में निपटा जाएगा, लेकिन उसमें से जितने और एंगल निकल आने वाले हैं, आज ही मैंने सुना है कि अब सीबीआई दिशा सलियान की जो सुसाइड या कोई मौत है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है। ये तो शुरुआत है।
और बहुत सारे मामले निकलने वाले हैं। और जब वो निकलेंगे तो ये सब लोग कहां छुप कर बैठेंगे। आपको याद रहेगा कि जम्मू में कहीं कठुआ इलाका है, वहां एक बच्ची पर बलात्कार हुआ था। तब ये सब फिल्मी हस्तियां, हीरोइनें बाहर निकली थी। आई एम अशेम्ड इंडियन, मुझे भारतीय होने की शर्म लगती है, ऐसे बोर्ड लेके अपने फोटो सोशल मीडिया पर डाल रही थी। वो आजकल कहां है। अपने ही इंडस्ट्री में, अपने कार्य क्षेत्र में जो इतना गंदा काम हो रहा है, ड्रग्स, सेक्स, मर्डर, जो कुछ चल रहा है वो शर्मनाक है। तो इसकी शर्म इनको नहीं होती। ये बाहर आके बोलते नहीं कि भाई जो कुछ चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, इससे जो कुछ बाहर आता है उससे शर्म से हमारी मान नर्म गर्दन झुक जाती है। कोई नहीं बोल रहा है, सब कहीं बिल में जाके छुप गए हैं। आज इनको शर्म नहीं आती। वरना यही लोग शाहीन बाग या कोई सीएए, एनआरसी, वो लोकर क्या क्या तमाशा कर रहे थे, जो इनका कार्य क्षेत्र है ही नहीं। वहां इनको शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है। मोमबत्तियां जलाने के लिए निकल आते हैं। आज इनके घर में जो हो रहा है वो सब इज्जत रास्ते पर आ गई है। इतने बेशरम लोग हैं। दिए के तले अंधेरा हम बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी बात है, बिल्कुल वैसी बात है। जितनी बेइज्जतदार लोग हैं वो सब इज्जतदार करके घूम रहे हैं। क्यों भैया, अब आ जाओ मैदान में। आपको इसकी शर्म नहीं लगती। जब शीना बोरा का मामला निकला था तो जो इंद्राणी मुखर्जी है, वो पीटर मुखर्जी है, इन्होंने तो प्रणय रॉय का पहला चैनल शुरू किया था, स्टार नेटवर्क। उसमें प्रणय रॉय थे। उनको शर्म नहीं लगी कि एक मर्डरर के साथ कभी मैंने काम किया? नहीं शर्म लगती इनको। आज जो मामले निकल रहे हैं उसकी शर्म जावेद अख्तर है, महेश भट्ट है, उनको नहीं होती शर्म कि भाई क्या निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। उसकी सच्चाई ढूंढो करने को कोई मैदान में नहीं आ रहे। बड़ौदा की बेस्ट बेकरी के लिए यही लोग सच्चाई ढूंढने निकले थे। आज उनको सच्चाई ढूंढने की जरूरत नहीं लगती। लेकिन आज तुमने जिनके माथे झूठ मढ़ा था वो आपको नंगा करके रहेंगे, बिल्कुल नंगा करेंगे। बात निकली है तो बहुत बहुत दूर तक जाने वाली है। जैसे क्रिकेट की साफ सफाई हुई उसी ढंग से बॉलीवुड की सफाई होने वाली है, होने वाली है। आपने अनुपम खेर, मधुकर भंडारकर को कॉर्नर किया था ना, तो अब आपकी बारी है। दिस इज पे बैक टाइम, पे बैक टाइम फॉर बॉलीवुड। इतने दिन, और मैं इसको कांग्रेस की इकोसिस्टम मानता हूं। कांग्रेस पार्टी माने कांग्रेस नहीं है, साहित्य अकादमी है, अवार्ड वापसी है, ये सब नाटक करने वाले जो है प्रशांत भूषण ले लेके, ये सब कांग्रेस है, ये कांग्रेस की इकोसिस्टम है। हम खाली पार्टी को कांग्रेस समझते हैं, वो गलती है। इसके धागे कहां तक निकलेंगे आपको मालूम नहीं है, और निकलेंगे, निकाले जाएंगे। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने एंगल से, सब एंगल से इन्वेस्टिगेशन करो। तो महेश भट्ट को भी आना पड़ेगा, जावेद अख्तर को भी आना पड़ेगा, जिनके जिनके नाम आए उनको आना पड़ेगा। सुशांत सिंह ये ट्रिगर है, वो शुरुआत है, अंत बहुत बड़ा होगा। बॉलीवुड साफ होगा। बॉलीवुड में फिर से मदर इंडिया आएगी, फिर से नया दौर आएगा।
बॉलीवुड साफ सुथरा करके ही ये बात रुकेगी और तब तक चालू रहेगी। आप ध्यान से एक एक घटना देखते रहो, क्या होता है, क्या सामने आता है और कितने छुपे हुए चूहे बाहर निकलते हैं, वो देखने का मजा कुछ और रहेगा। दोस्तों आज मैं यहां रुकता हूं, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।